सुप्रभात सभी को। देखिए कल एक बच्चे का कमेंट आया था, उसमें क्वेश्चन था यदि ऐप का डोमेन है, ऐप तो रखा है आपका और का सहप्रांत, एक फंक्शन है जिसका सहप्रांत दिया था 2, 4, 6 और 8 और जी का जो डोमेन है अर्थात जी का जो प्रांत है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें आपको ऐप का जो सहप्रांत था वो 2, 4, 6, 8 था और जी का जो प्रांत है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो उसमें आपका क्वेश्चन था कि इसका जो गॉफ है वो परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई फंक्शन ऐप ए जिसके अवयव हैं 4, 6, 8 और 7 और इसका सहप्रांत आपको दिया है 2, 4, 6 और 8। अब देखिए इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ऐप फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है और यहाँ पर 4 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 4 से है और 8 का संबंध 6 से है। अब देखिए आपका जो फंक्शन जी है उसका प्रांत क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। परसेंट मान लीजिए इसका -1, 2, 3 और 4। 1 का संबंध -1 से है, 2 का संबंध -1 से है, 3 का 2 से है, 4 का 3 से है और 5 का 4 से है। इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, इसको नाम दे रहा हूं डी। आपके दो फंक्शन है एफ जो ए से बी में परिभाषित है, दूसरा फंक्शन है जी जो सी से डी में परिभाषित है। अब देखिए आपका जो सहप्रांत है क्या है 2, 4, 6 और 8। क्या बताइए 2, 4, 6 और 8। तो अब आपको यह बताना है कि आपका क्वेश्चन था कि गॉफ परिभाषित होगा कि नहीं होगा। अब आपको यह बताना है कि गॉफ परिभाषित होगा कि नहीं होगा। गॉफ कब परिभाषित होगा यदि एक एक प्रत्येक अवयव का संबंध गॉफ कहां से होता है बताइए ए से डी में। गॉफ भी एक फलन है और गॉफ को फलन कब कहेंगे। पहली बात तो यह है कि एक एक प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और डी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि गॉफ इस स्थिति में परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं गॉफ परिभाषित होगा यदि एक एक प्रत्येक अवयव का संबंध डी के अद्वितीय अवयव से हो, तभी तो फलन होता है। अब देखिए एक एक कौन कौन सी अवयव है 4, 6 और 8। तो देखिए आप गॉफ 4 का मान देखिए क्या आता है। गॉफ 4 होता है जी F4 के और F4 F के अकॉर्डिंग तो 4 की प्रतिबिंब क्या है 2 अर्थात F4 का मान क्या है 2 और G2 का मान कितना है बताइए -1। इसी प्रकार से गॉफ 6 का मान निकालिए। गॉफ 6 का मान निकालिए G ऑफ F6 और F6 की वैल्यू क्या बताइए F6 रहेगा आपको 4। तो ये बराबर हो जाएगा G ऑफ 4 और G ऑफ 4 रखा है आपको 3। तो गॉफ 4 की वैल्यू हो गई -1। गॉफ 6 की वैल्यू क्या बताओ 3। अब आपको निकालना है गॉफ 8 और गॉफ 8 बराबर होता है G ऑफ F8 के। इसकी गॉफ 8 का। अब आप देखिए यदि गॉफ F ऑफ 8 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये बराबर हो जाएगा G6 के। और G6 में देखिए आप देखिए G6 में आपको G6 परिभाषित ही नहीं है। आपका जो G6 है इसका 6 का संबंध है किससे 4 से। भाई जी फलन कब होगा जब इस प्रत्येक अवयव का संबंध हो। तो आपका फलन जी है 1 का संबंध -1 से है, 2 का संबंध -1 से है, 3 का संबंध 2 से है, 4 का 3 से है,
5 का भी 4 से संबंध है और 6 का भी 4 से है। तो बताइए G6 कितना हो गया, यहाँ से 4। तो आपको गॉफ 4 की वैल्यू -1, गॉफ 6 की वैल्यू 3, गॉफ 8 की वैल्यू 4। तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है जब f का जो सह प्रांत है वो प्रांत का सबसेट नहीं है, फिर भी गॉफ परिभाषित है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव यदि f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में हो, f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में हो, तब तो गॉफ परिभाषित होता है। देखिए लेकिन यदि इसका सह प्रांत का ही अवयव है जो f है, एक एग्जांपल और देखिए इसका, -1 2 3 आपका एक हो गया आपका 4। ये आपका कोई फंक्शन f है जिसका सह प्रांत आपने क्या बताया, बताइए 2 4 6 और 8। दूसरा फलन है आपका G का प्रांत क्या बताइए, 1 2 3 4 5 और 6। इसका संबंध है -1 2 -1 4 6 8 और 7। अब देखिए -1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 4 से है और 3 का संबंध 6 से है। आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6। 3 का संबंध भी 8 से है और 4 का संबंध भी 8 से है। अब देखिए 1 का संबंध -1 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 5 का भी 6 से और 6 का भी 8 से। इसको मैं C नाम दे रहा हूं, इसको D, ये आपका A है, ये आपका B है। अब देखिए आपका फंक्शन f है वो A से B में परिभाषित है, प्रत्येक अवयव का संबंध है और अद्वितीय अवयव से है। इसके बाद आपका G फंक्शन है जो एक फलन है। अब देखिए f का सह प्रांत क्या बताइए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और G का प्रांत बताइए कितना है, 1 2 3 4। 4 का संबंध भी आप 6 से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अब आपको ये देखना है कि जो गॉफ परिभाषित है या नहीं। अब आप देखिए जब मैं यहां से गॉफ 3 की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, गॉफ 3 की, तो बताओ कितनी आएगी, G ऑफ F3 और F3 की वैल्यू क्या है 8। अब देखिए G8 जो 8 है G के प्रांत में नहीं है, तो आप G8 नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, गॉफ 3 परिभाषित नहीं है। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि जो मैंने आपको ये बताया था कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था गॉफ को परिभाषित होने के लिए, गॉफ परिभाषित कब होता है बताइए, जब f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव G में है। तो आपको ये नहीं जानकर आपको ये करना है f के परिसर का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। यदि f के परिसर का प्रत्येक अवयव G में हुआ, f के परिसर का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में हुआ, यदि f के परिसर का अवयव, f का परिसर के प्रत्येक अवयव G के प्रांत में है, तब भी गॉफ परिभाषित होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में होना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन आप ये याद रखेंगे यदि परिसर का भी अवयव है, यदि परिसर के अवयव ही हैं, सह प्रांत का कोई अवयव छूट रहा है, तब भी गॉफ परिभाषित होता है। तो आप उसको ऐसे याद रखना, गॉफ परिभाषित होता है। देखिए गॉफ परिभाषित होता है यदि f का जो परिसर है,
F का जो परिसर है, देखिए गॉस परिभाषित होगा, गॉस परिभाषित होगा यदि जो F का परिसर है, F का परिसर सबसे होना चाहिए G के प्रांत के। अब देखिए इसमें आप परिसर का प्रत्येक अवयव है, इसमें 2 2 4 6, तब आप गॉस को परिभाषित कर रहे थे, लेकिन देखो इस स्थान पर 8 है जो परिसर का अवयव नहीं है, जो 8 है वो F का परिसर नहीं है, तब तो जो गॉस परिभाषित हो रहा है। लेकिन जब 8 इस F का क्या है, परिसर का अवयव है, तो आप गॉस 3 को परिभाषित नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया था, कल आपको नोट में बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है वो परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यदि सहप्रांत का वो अवयव जो परिसर में नहीं है, अगर परिसर में नहीं है तब तो जी के प्रांत में आए से नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो F का परिसर है, F का जो परिसर के प्रत्येक अवयव जी के प्रांत में ही होना जरूरी है। यदि परिसर नहीं हुआ, यदि F के परिसर का अवयव G में नहीं हुआ, तब आप को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। दोबारा देखिए, मैंने आपको पहले ये कहता था जो F के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, G के प्रांत में, लेकिन यदि F के परिसर का प्रत्येक अवयव है तब भी गॉस परिभाषित होता है। लेकिन आपकी जो बुक में है F का सहप्रांत और G के प्रांत दोनों को बराबर करके लेके चलता है, इसलिए मैंने आपको परिसर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो याद रखेंगे, जब आपको ये देखना है कि गॉस परिभाषित है या नहीं, यदि F का परिसर का प्रत्येक अवयव G के प्रांत में हो तो गॉस परिभाषित होता है। क्लियर है? टॉपिक डालिए प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। टॉपिक डालिए प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। आपका फर्स्ट थ्योरम है, इसके अंदर एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट है, इसमें एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। देखिए एक है कि आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम है वो क्या होता है, अद्वितीय होती है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो एक है कि आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, अर्थात सिर्फ एक ही होता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपने 10th क्लास में अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से प्रूव करते थे, माना उस संख्या को उल्टा मानते थे कि माना यह परिमेय संख्या है, इसी प्रकार से आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप मान के चलेंगे कोई फलन है, उसके एक से ज्यादा क्या है, प्रतिलोम है, और यदि उन एक से ज्यादा प्रतिलोम जो माने हैं यदि आप उनको बराबर प्रूव कर देते हो तो आप क्या सिद्ध हो जाएगा कि उस फलन का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय होगा। दोबारा से सुनिए, पहले आप ये मान कर चलोगे कि इस फलन का जो प्रतिलोम है वो एक से ज्यादा है, और यदि आप उन सभी फलनों को बराबर प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फलन का जो प्रतिलोम है, उस फलन का प्रतिलोम क्या है, अद्वितीय है। तुम्हारा प्रूफ देखिए इसका, माना फलन f
दैट ए टू बी, एक माना फलन एफ ए से बी में एक है कि आच्छादक फलन है। यदि एक है कि आच्छादक है तो पहली बात तो यह है इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। अब आपको प्रूव करना है, माना एफ के दो प्रतिलोम, एक आप जी मान लीजिए जो कहां से का परिभाषित होगा, बी से ए में, तथा दूसरा प्रतिलोम मान लीजिए एच के दो प्रतिलोम जी बी से ए तथा एच बी से ए में परिभाषित है। दोबारा सुनिए, आपको सिद्ध करना है कि जो एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम है वो अद्वितीय होता है, अर्थात सिर्फ एक होता है। मैं आप मान के चल रहे हैं, माना एफ कोई फलन है जो ए से बी में क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है, तो आपको यह बताना है कि जो एफ के सिर्फ एक ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक से ज्यादा मान के चलेंगे। माना एफ के दो प्रतिलोम जी कहां से का होगा, बी से ए में, तथा एच भी बी से ए में परिभाषित है। और यदि मैं आप क्या प्रूव करेंगे, जो जी और एच हैं दोनों फलन क्या हैं, बराबर हैं, तब आप कह सकते हो कि जो एफ के प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय है। एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अद्वितीय। अब देखिए, अब हम दर्शाएंगे कि अब हम दर्शाएंगे कि G बराबर H। अब इन दोनों फलनों को हम बराबर बताएंगे। मैंने आपको बताया था दो फलन बराबर होते हैं यदि उनका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बराबर हो। आप देखिए, G का प्रांत क्या है, B, और H का प्रांत भी क्या है, B, और G का सहप्रांत क्या है, A, और H का सहप्रांत भी क्या है, A। इसका मतलब ये हुआ H और G है, उनका प्रांत और सहप्रांत तो बराबर है। देखिए, तो H और G है, G का प्रांत बराबर, बताइए क्या है, H का प्रांत, और G का कितना रहता है, B, और G का सहप्रांत बराबर क्या है, H का सहप्रांत, और ये दे रखा है आपको A। अर्थात G का प्रांत और सहप्रांत तो पहले से ही बराबर है। आपको परिसर बराबर प्रूव करना है, तो परिसर कब बराबर होगा, बताइए परिसर कब बराबर होगा, H तथा G का परिसर बराबर होगा यदि, बताइए, Hx बराबर Gy, Hx बराबर Gx, for all x belongs to B। देखिए, यदि आप प्रूव कर देते हो Hx का जो मान है वो किसके बराबर है, Gx के, जो Hx है वो किसके बराबर है, Gx के, तो क्या हो जाएगा, H और G का परिसर बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, दोबारा सुनिए, आपको F जो G और H दे रखे हैं उनके प्रांत और सहप्रांत तो पहले से ही बराबर है। G का भी प्रांत B है और H का प्रांत भी B है, सहप्रांत भी बराबर है। सिर्फ आपको क्या बताना है, G का परिसर और H का परिसर बराबर दर्शाना है। बराबर कब होगा, जब Hx का मान Gx के बराबर हो, अर्थात H का परिसर क्या होता है, Hx, और G का परिसर क्या होता है, Gx, और ये जितने भी x है वो कहां से हैं, इसके प्रांत H और G का प्रांत क्या बताइए, B से।
अब आपको बताना है एच एक्स बराबर जी एक्स। क्लियर है? दिया है एच एफ का प्रतिलोम है। बताइए एच क्या है? बताइए एच है, एच एफ का प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या हुआ? एच इनवर्स एक्स जो एच इनवर्स वाई का मान है वो बराबर होता है एक्स के यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर वाई। और ये वाई का मान बताओ कहां से लेंगे? वाई का मान आएगा आपका एच इनवर्स एक्स, इसको आप एच एक्स एच वाई बोल सकते हो। देखिए दोबारा से देखिए, मैंने आपको बताया था, इधर देखिए, यदि एफ आपका ए से बी में क्या है? फलन है। यदि एफ ए से बी में एक ही आच्छादक फलन है तब इसका प्रतिलोम फलन क्या होता है? एफ इनवर्स बी टू ए। और वो किस प्रकार होता है? एफ इनवर्स बी बराबर ए यदि और केवल यदि एफ ऑफ ए बराबर बी। ये किसकी परिभाषा होती है? प्रतिलोम फलन की। एफ इनवर्स बी बराबर ए होगा यदि एफ ऑफ ए क्या हो? बी के बराबर हो। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यूज लीजिए, एच है वो एफ का क्या है? प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि एच वाई का मान एक्स कब होगा? यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर क्या है? वाई है। क्या है? एच एक्स बराबर यदि एक्स है तब यदि आप इस पर एफ लगाओगे, इधर देखिए एफ इनवर्स बी बराबर ए है, यदि आप इस पर एफ लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? बी मिल जाएगा। यदि आपको एच वाई बराबर एक्स दिया है और एच क्या है? एफ का प्रतिलोम, तो जब x पर आप f लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। दोबारा से देखिए, मैं ये कह रहा हूं यदि f इनवर्स b बराबर a है और f इनवर्स क्या है? f का प्रतिलोम, तो जब आप इस पर f लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? b मिलेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करिए, h है वो f का क्या है? प्रतिलोम, अर्थात यदि एच वाई बराबर एक्स है, ये क्या है? x के बराबर है, तो आप जब इस पर क्या लगाओगे? f, तो क्या आएगा? एफ एक्स बराबर y। क्लियर है? अब देखो आगे, इसी प्रकार देखो इसको आप ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए y और फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग y बिलोंग्स टू b। आपको प्रूव करना है एच वाई बराबर जी वाई और वाई का मान भी क्या है? आपके प्रांत में, किस एच और जी के प्रांत से आ रहे हैं। अब देखिए इसी प्रकार जी एफ का प्रतिलोम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि g ऑफ y बराबर क्या है? x है, यदि g ऑफ y बराबर क्या है? x है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो x है वो y की इमेज को x1 पर दे रहा है, तो f(x1) किसके बराबर हो जाएगा? y के लिए। और यदि g जो y की इमेज है किस पर दे रहा है? x2 पे। कब होगा बताइए? जब f(x2) बराबर y। क्लियर है? दोबारा से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं? f और g के परिसर को बराबर प्रूव कर रहा हूं। अब देखिए, आप मान के चल रहे हो जो एच वाई है वो तो इसकी y की जो इमेज है, फंक्शन जो h है वो y की इमेज को x1 पर दे रहा है, और जो g है वो y की इमेज को किस पे दे रहा है? x2 पे दे रहा है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा? जो x1 है वो किसके बराबर है? x2 के। यदि x1 बराबर x2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? h ऑफ y बराबर gy, और h ऑफ y बराबर gy हो गया तो आप कह सकते हो दोनों का परिसर बराबर है। दोबारा से देखिए, मेरे को प्रूव करना है कि h और g का क्या है? परिसर बराबर है। परिसर बराबर कब होगा? जब hy का मान gy के बराबर हो।
आप कोई भी y लीजिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू a के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए h y और g y क्या होना चाहिए, बराबर। तो आप कह सकते हो h और g का परिसर बराबर है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, जो h है वो y की इमेज को किस पे रिप्लेस कर रहा है, x1 पे, और ये कब करेगा, fx1 बराबर क्या हो, y। इसी प्रकार मैं मान के चल रहा हूं कि जो g है वो y की इमेज को क्या कर रहा है, x2 पे कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, fx2 बराबर y। अब देखिए, यदि मैं x1 बराबर x2 प्रूव कर देता हूं, यदि मैं x1 बराबर x2 प्रूव कर देता हूं, तो बताइए क्या होगा, x1 बराबर x2 प्रूव कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, hy बराबर gy। क्लियर है। तो आप इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 से देखिए, ये भी y है, fx1 का मान भी y है, fx2 का मान भी y है, तो क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2, और f क्या है, एक है की, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2, क्योंकि f क्या है, एक है की, और x1 बराबर x2 हो गया, x1 बराबर x2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, hy बराबर gy फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के लिए। दोबारा से देखिए, दोबारा से देखते हैं पूरा सिस्टम। आपको प्रूव करना था एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। तो इस थ्योरम को हम विरोधाभास से प्रूव करते हैं। मान के चलते हैं, माना फलन f है वो a से b में क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है। तो हम उल्टा मान के चलते हैं, माना कि भाई f का जो प्रतिलोम है वो एक से ज्यादा है, वो अपने मान लिए, माना f के दो प्रतिलोम क्या है, g और h। क्लियर है। अब मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है वो क्या है कि g और h दोनों को मैं बराबर प्रूव करना चाहता हूं। तो बताइए, दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, जब उनका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बराबर हो। तो देखिए, g का प्रांत भी b है और h का प्रांत भी b है, इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों के प्रांत समान हैं। इसी प्रकार g का जो सहप्रांत है वो क्या है, a, और h का सहप्रांत भी क्या है, a। तो देखिए, g का प्रांत और g का सहप्रांत और h का जो सहप्रांत है वो क्या है, बराबर है। अब सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि जो g और h है इनका परिसर भी बराबर है। तो बताइए, g और h का परिसर कब बराबर होगा, जब आप प्रूव कर देते हो hy बराबर gy के। आप h और g के प्रांत से, इनका प्रांत क्या है, b, आप प्रांत का कोई भी अवयव लीजिए, यदि आपको hy बराबर क्या आ जाए, gy, तो आप कह सकते हो कि h और g का परिसर बराबर है। अब देखो, दिया है h क्या है, f का प्रतिलोम है, h f का प्रतिलोम है। मैं मान के चल रहा हूं जो h है वो y की इमेज को x1 पर रिप्लेस कर रहा है। h है वो y जो अवयव है उसको किससे प्रतिबंध, y का प्रतिबिंब क्या है, x1, और g है जो y को कहां रिप्लेस कर रहा है, x2 पर। मैं अलग अलग मान के चल रहा हूं, माना hy और gy बराबर नहीं है, तो hy x1 पर प्रतिबिंबित है और gy x2 पर प्रतिबिंबित है। और ये तो आप जानते ही हो, यदि f g का क्या है, यदि h f का क्या है, प्रतिलोम है, तो जब आप इस पर f लगाओगे तो आपको ये अवयव आ जाएगा, यानी कि fx1 बराबर y। इसी प्रकार g भी f का प्रतिलोम है, तो जब आप इस पर f लगाओगे तो fx2 की वैल्यू कितनी आएगी, y। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, fx1 का मान भी y है, fx2 का मान भी y है। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 और fx2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, fx1 बराबर fx2। और आपको पता है यदि f एक की हो और fx1 बराबर fx2 आप मान के चलते हैं तो क्या होता है, x1 x2 के बराबर होता है। तो जब x1 x2 बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, h ऑफ y बराबर है g ऑफ y के। तो इनका परिसर ही बराबर हो गया,
प्रांत और सहप्रांत भी बराबर हो गए। अतः क्या बता सकते हो, एक है कि आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अगली थ्योरम देखिए, अगली थ्योरम है आपके पास, यदि f a से b में एक है कि आच्छादक फलन हो, फिर में 1.5 थ्योरम को देखिए, यदि f a से b में एक है कि आच्छादक फलन हो, यदि f a से b में एक है कि आच्छादक फलन हो, एक है कि यदि f a से b में एक है कि आच्छादक फलन हो तथा f इनवर्स b से a f का प्रतिलोम फलन हो, f का प्रतिलोम फलन हो, तो f इनवर्स बराबर IV तथा f इनवर्स OF बराबर IA, जहां IA तथा IB क्रमशः a तथा b के तत्समक फलन हैं, क्रमशः a तथा b के तत्समक फलन है। देखिए आपकी थ्योरम है, कोई फलन है f जो कहां से कहां परिभाषित है, a से b में, कोई फलन f है जो a से b में परिभाषित है और जो कैसा है, एक है कि आच्छादक फलन है, और f इनवर्स है वो कहां से कहां परिभाषित है बताइए, b से a में, f a से b में एक है कि आच्छादक फलन है तथा f इनवर्स b से a में इसका क्या है, प्रतिलोम फलन है। तो आपको बताना है कि f o f इनवर्स IV के बराबर है तथा f इनवर्स o f IA के बराबर है, जहां IA और IB क्या है, a तथा b के तत्समक फलन हैं। देखिए सॉल्यूशन प्रूफ देखिए, इसका दिया है f such that a to b एक है कि आच्छादक फलन है। f जब एक है कि आच्छादक फलन है तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा, सीधी सी बात है, तथा f इनवर्स का है b से a में f का प्रतिलोम है। देखिए आपको दिया है f a से b में एक है कि आच्छादक फलन है तथा f इनवर्स है वो b से a में क्या है, f का प्रतिलोम है, और आपको सिद्ध करना है, बताओ क्या आपको सिद्ध करना है। नंबर ए, f o f इनवर्स बराबर IV, और आपको दूसरा प्रूव करना है f इनवर्स o f बराबर IA। ये क्या है, b का तत्समक फलन है, और ये क्या है, a का तत्समक फलन। अब देखिए आपको दिया है f a से b में एक है कि आच्छादक फलन है तथा f इनवर्स क्या है, इसका प्रतिलोम है। आपको बताना है कि f o f इनवर्स
अर्थात f और उसके प्रतिलोम का जो कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन है वो किसके बराबर है, iv के। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको दो फलन बराबर प्रूव करने हो, देखिए यदि आपको दो फलन f और g बराबर प्रूव करने हैं तो इनको आपका प्रांत, सहप्रांत और परिसर तीनों चीज बराबर प्रूव करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए f पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। f को f इनवर्स, f कहां से कहां परिभाषित है बताइए, a से b में। f इनवर्स कहां से कहां है, b से a में। तो f को f इनवर्स सबसे पहले परिभाषित देखिए, f इनवर्स का जो सहप्रांत है b है, सॉरी f इनवर्स का सहप्रांत कितना है a, और f का प्रांत क्या है a, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, f o f इनवर्स परिभाषित है। और कहां से कहां परिभाषित होगा, f इनवर्स के प्रांत से। तो f इनवर्स का प्रांत क्या है b, f के सहप्रांत में यानी कि b में। तो जो f o f इनवर्स है कहां से कहां परिभाषित है, b से b में। और मैंने आपको बता दिया iv जो कहां से कहां परिभाषित होता है, b से b में। जो b का जो तत्समक फलन है वो कहां से कहां परिभाषित होता है, b से b में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके प्रांत बराबर हैं और सहप्रांत बराबर हैं। अब आपको क्या बताना है, इनका परिसर भी बराबर होगा। f o f इनवर्स तथा iv का परिसर बराबर होगा यदि, बताओ कब होगा, f o f इनवर्स x बराबर क्या आ जाए, iv x, फोर और x बिलोंग्स टू b। आप इसके प्रांत में से कोई भी अवयव लीजिए, उन सभी के लिए f o f इनवर्स x बराबर होना चाहिए iv x के। और आप इसका मान तो जानते ही हो कितना होता है, iv x का मान x ही होता है। जो तत्समक फलन है अवयव की इमेज क्या होता है, स्वयं देता है। एक की इमेज को एक बार, अर्थात एक का प्रतिबिंब एक, दो का दो, तो x का क्या हो जाएगा x। तो आपको बताना है जो f o f इनवर्स x है वो किसके बराबर होगा, x के। क्लियर है। अब देखिए LHS को सॉल्व करिए, f o f इनवर्स x ये बराबर होगा f कोष्ठक f इनवर्स x के। क्लियर है। अब देखिए इसको आप y मान के चलिए, माना f इनवर्स x बराबर क्या है, y। तो मैं इस पर जब y f लगाऊंगा, f ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, x के। मैं आप पहले बता चुका हूं, यदि f इनवर्स f का प्रतिलोम है और आपको दिया है f इनवर्स x बराबर y, तो जब मैं y पर क्या लगाऊंगा f, तो आपको क्या मिल जाएगा, x आ जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं f इनवर्स x की वैल्यू क्या है, y, तो f y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। तो मान रखो इसमें क्या आ जाएगा, f o f इनवर्स x बराबर हो जाएगा f y के। किसके बराबर हो जाएगा, f y के। इसको क्या पुट किया है आपने, y, और f y किसके बराबर है, x के। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, x। अतः f o f इनवर्स किसके बराबर है, iv के। इसी प्रकार आप सॉल्व करोगे, f इनवर्स o f किसके बराबर है, ia के। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे f इनवर्स o f कहां से कहां परिभाषित है, और फिर आप प्रूव करोगे इसका परिसर और इसका परिसर भी बराबर है। सेम इसी प्रकार से आपको प्रूव करना है। दोबारा से देखिए इस बात का, दोबारा से देखिए, यदि f इनवर्स x बराबर y है तथा f इनवर्स f का प्रतिलोम है, इसका मतलब ये होता है यदि आप इसकी इमेज पर, f इनवर्स की इमेज पर, प्रतिबिंब पर f लगाते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, दोबारा से x मिल जाता है।
अगली थ्योरम देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है आप स्वयं इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। सेम पहले आप ये चेक करोगे कि एफ इनवर्स ओ एफ कहां से कहां परिभाषित है, फिर आप देखोगे इनका प्रांत, सहप्रांत और परिसर तीनों बराबर है। तो देखिए जिसको ये कंफ्यूजन है, यदि एफ और जी दो फलन है तो इनका संयुक्त फलन एफ परिभाषित होता है यदि जो एफ का परिसर है क्या होना चाहिए, जी के प्रांत का सबसेट होना चाहिए। तो एफ के परिसर का प्रत्येक अवयव जी के प्रांत में होना चाहिए। तो जब आप पहले ऐसे याद कर रहे थे कि एफ का सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, जी के प्रांत में, तो आप क्या याद रखेंगे, एफ के परिसर का प्रत्येक अवयव कहाँ होना चाहिए, जी के प्रांत में होना चाहिए। हालांकि आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो उसके लिए आंसर है कब परिभाषित होगा और कब नहीं होगा। यदि एफ के परिसर का अवयव जी के प्रांत में नहीं है तो आप श्योर कह सकते हो कि गौ परिभाषित नहीं होगा। क्लियर है? धन्यवाद, थैंक यू सभी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यदि आपको कोई समस्या आई है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।